गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पे लेसन नंबर 3 में अपन फर्स्ट टेक्निक पढ़ चुके हैं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक। अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक का अर्थ क्या है? अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च लेवल के प्रबंधक हैं, यानी उच्च लेवल के जो प्रबंधक हैं, उनको छोटी छोटी परेशानियों के लिए बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अगर संस्था में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उनके पास जानी चाहिए। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे लेवल के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा ही सुलझा लेनी चाहिए। तो ये अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक कहती है। अब यहाँ अर्थ में देखेंगे, ये प्रणाली अनावश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक और सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। यानी ये प्रणाली क्या करती है कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यानी कम महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देती, बल्कि जटिल समस्याओं पर, महत्वपूर्ण समस्याओं पर, आवश्यक समस्याओं पर और सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। इसके लाभ क्या हैं? क्योंकि उच्च अधिकारियों के पास, यानी जो सर्वोच्च लेवल के अधिकारी हैं, उनके पास जब छोटी छोटी समस्याएं नहीं पहुंचती, कोई बड़ी समस्या होती है तो ही उनके पास पहुंचती है, तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है, यानी उनका समय अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बच जाता है। इसके बाद है अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय। जब उनके समय की बचत होती है तो उनका जो बचा हुआ समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य, उनके पास जो बड़े लेवल के ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन कार्यों में इनका समय जो है वो लगता है। इसके बाद जटिल समस्याओं पर ध्यान, क्योंकि सर्वोच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनके पास छोटी छोटी समस्याएं नहीं पहुंचती, तो इससे क्या होता है कि उनको जो कठिन समस्याएं हैं उनके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर प्रबंधकीय क्षेत्र की व्यापकता। जो प्रबंधक हैं वो सर्वोच्च लेवल से निम्न लेवल तक के प्रबंधकों को, सभी को अपना अपना समस्याओं के समाधान करने का कार्य सौंपा जाता है। तो इससे क्या होती है? प्रबंधकीय क्षेत्र की व्यापकता दिखाई देती है कि प्रत्येक प्रबंधक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। फिर है निर्णय में बारंबारता में कमी, यानी एक ही समस्या जब अलग अलग अधिकारी के पास पहुंचेगी तो उसके निर्णय भी अलग अलग होंगे, तो निर्णय की बारंबारता में कमी आती है। इसके बाद है उपलब्ध जानकारी का पूर्ण उपयोग, यानी जो भी जानकारी सर्वोच्च लेवल के प्रबंधकों के पास पहुंचती है वो उसका पूर्ण उपयोग करते हैं, जिससे कि जो जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाना आसान हो जाता है। उच्च वेतनधारियों का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जो सर्वोच्च लेवल पर प्रबंधक बैठे हुए होते हैं उनका वेतन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा वेतन होने के कारण उनको उन्हीं समस्याओं पर, यानी उन्हीं कामों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसलिए जब बड़ी छोटी छोटी समस्याएं नीचे के लेवल पर ही सुलझा ली जाती हैं तो उनका समय बचता है और वो उस समय में उनका जो मुख्य कार्य है उस कार्य पर वो ध्यान दे पाते हैं। इसके बाद है समस्याओं और अवसरों की जानकारी। समय समय पर जो बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समय समय पर जो अवसर मार्केट में आते हैं उनकी जानकारी उनको आसानी से हो जाती है। फिर मूल्यांकन गुणात्मक और परिणात्मक, यानी प्रत्येक व्यक्ति में समस्याओं को सुलझाने का क्या गुण है, वो किस लेवल तक समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इसके बाद आपके हैं प्रबंधकों को प्रशिक्षण। अगर द्वितीय लेवल और तृतीय लेवल के जो प्रबंधक हैं, अगर उनमें कोई समस्या को सुलझाने में प्रॉब्लम आ रही है या वो समस्या को ढंग से सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो उन प्रबंधकों को समय समय पर प्रशिक्षण दे करके ये सिखाया जा सकता है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए। फिर व्यापक जानकारी, कंप्लीट जो कंपनी है, पूरी की पूरी जो कंपनी है उनमें अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनकी व्यापक जानकारी जो है उन तक पहुंचती है। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं में है ये व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। अब अगर किसी समस्या का समाधान करने के लिए 2 या 3 प्रबंधकों को दिया जाए तो सभी प्रबंधक जो है उस समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है, यानी हर व्यक्ति हर समस्या का समाधान अपने तरीके से करता है। इसके बाद है ये विश्वसनीय समंकों पर आधारित है, यानी इसमें जो आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल ही सही हों। इसके बाद व्यापक रिपोर्टिंग संभव नहीं, यानी वो समस्या जो प्रबंधकों के पास आई, वो समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई, उसकी समस्या का कारण क्या है, इसकी व्यापक रिपोर्टिंग कर पाना संभव नहीं हो पाता। फिर कागजी कार्यवाही, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती हैं वो प्रबंधकों के पास लिखित में जाती हैं, तो इसलिए इसमें जो कागजी कार्यवाही है उसको ये बढ़ावा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कागजी कार्यवाही जो है वो करनी होती है। फिर स्थिरता देखी नहीं जाती,
यानी स्थिरता क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो समय समय पर जो कार्य होता है वो बाधित होता है। इसलिए जो स्थिरता है, अस्वाभाविक जो स्थिरता होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। फिर सब कार्य ठीक हो रहा है ये मानकर चलते हैं। जो सर्वोच्च लेवल का प्रबंधक है, क्योंकि उसके पास छोटी मोटी समस्याएं नहीं पहुंचती हैं, इससे जो सर्वोच्च लेवल का प्रबंधक है वो ये सोचकर चलता है, ये मानकर चलता है कि सब काम ठीक चल रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मानवीय व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। जो कर्मचारी लेवल पर कार्य करने वाले लोग हैं उनका सबका कार्य करने का तरीका और कार्य करने का व्यवहार अलग अलग होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय व्यवहार को समझना या उसका मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि प्रबंधकों को समय समय पर इस तकनीक के माध्यम से अगर कार्य किया जाए तो जो नीचे लेवल पर काम करने वाले प्रबंधक हैं उनको समय समय पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारी सेकंड टेक्निक जो है वो ख़त्म हो गई है। अब अगली तकनीक के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।